नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत है आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटी के टॉप 50 एमसीक्यू जो शाम 6 बजे देखना ना भूलें। साथियों आज का हमारा जो प्रश्न है ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, भारतीय जो संविधान है वो अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है निम्नलिखित में से? तो साथियों वो संबंधित है राज्य की परिभाषा से, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज का वीडियो लॉन्ग होने वाला है, लेकिन ध्यान से देखिएगा। आपकी एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है राजनीति के प्रश्न जो टॉप 50 हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, जिसमें केंद्र, राज्य सरकार और संसद, विधानमंडल और भारत के भीतर या नियंत्रण में आने वाले सभी प्राधिकरण शामिल है जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में यह परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है निम्नलिखित में से? तो भारतीय जो संविधान का जो संरक्षक है साथियों, उसे किससे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को यानी कि सुप्रीम कोर्ट को, याद रखिएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है क्योंकि यह संविधान की व्याख्या करता है और मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। क्या करता है? संविधान की व्याख्या करता है और मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है, याद रखिएगा। न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से यह असंवैधानिक कानून को रद्द कर सकता है और पुनरावलोकन के माध्यम से यह असंवैधानिक कानूनों को रद्द कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसे सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, मौलिक जो कर्तव्य है वो संविधान के किस भाग में है? जल्दी से बताइएगा, 2 मिनट में क्वेश्चन, 2 सेकेंड में, 5 सेकेंड में इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो साथियों भाग है चौथा चौथा भाग, चौथा ए में, ठीक है, 51 ए के। आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है निम्नलिखित में से? तो साथियों जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो किस प्रकार का होता है निम्नलिखित में से? तो जल्दी से बताइएगा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो साथियों राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इसमें निर्वाचन मंडल शामिल होता है जिसे संसद के निर्वाचन सदस्य हैं और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा आज लंबा होने वाला है, लेकिन ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। जिसने वीडियो देख ली समझो उसके पॉलिटी के 50 टॉप प्रश्न तैयार हो गए। एसएससी में अच्छा खासा पूछा जाता है पॉलिटी से, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिएगा, वॉच कीजिएगा। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे निम्नलिखित में से? तो साथियों जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं वो कौन थे साथियों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो संविधान सभा के जो स्थायी सदस्य थे, स्थायी अध्यक्ष थे, वो कौन थे साथियों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। उन्हें संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व किया है और बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। क्यों महत्वपूर्ण है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? क्योंकि वो राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे, वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे और जब संविधान निर्माण हो गया पूरी प्रक्रिया नेतृत्व भी किया उन्होंने, ठीक है। और भारत के पहले
प्रधान वो राष्ट्रपति भी बने। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अगर पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर पूछा जाए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं निम्नलिखित में से? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति जो निर्देशक तत्व है किस देश से लिए गए हैं? भारत ने किससे लिए हैं? तो आयरलैंड देश से लिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और वे राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित नीति बनाने का मार्गदर्शन देते हैं। हालांकि यह न्याय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व वो किससे लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य के संबंधों से संबंधित है निम्नलिखित में से? तो अनुच्छेद 245 से 263। ठीक है, अनुच्छेद है जो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य के संबंधों से संबंधित है निम्नलिखित में से? तो साथियों अनुच्छेद 245 से 263। ठीक है, 245 से 245 से 263 है जो वो किससे संबंधित है? तो संघ और राज्यों की विधि विधायक एवं प्रशासनिक संबंधों का वर्णन करता है, जो इसे शक्तियों का वितरण संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किससे ली गई है निम्नलिखित में से? तो साथियों भारत में जो एकल नागरिकता की व्यवस्था है वो किससे ली गई है साथियों? तो ब्रिटेन से ली गई है। भारत में एकल नागरिकता की जो व्यवस्था है वो किससे ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन से ली गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। इसका अर्थ है कि पूरे देश में सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्राप्त होती है। इसका जो अर्थ है वो क्या है? नागरिकता की व्यवस्था किससे ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। इसका अर्थ क्या है? पूरे देश में जो सभी नागरिक हैं साथी, जो सभी निवास करते हैं, उनको समान अधिकार देना और नागरिकता प्राप्त होती है। ठीक है, अलग अलग राज्यों की नागरिकता नहीं होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा कई ऐसे देश हैं जिसमें राज्य की अलग नागरिकता होती है और देश की अलग नागरिकता होती है। तो जो हमारे ब्रिटेन है, सॉरी जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में सिर्फ आप ब्रिटेन की ही नागरिकता लेते हैं, ना कि कोई राज्य की। ठीक है, वही हम जो हमारे भारत है, भारत में जो संविधान वो नागरिकता की जो व्यवस्था है वो किससे ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। और ब्रिटेन में क्या है कि आप सिर्फ देश की नागरिकता ले सकते हैं, ना कि राज्य की। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ बताया गया है कि भारत में अगर आपको नागरिकता चाहिए तो सिर्फ भारत की नागरिकता होनी ही अनिवार्य है, ना कि राज्य की। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा साथियों, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। कहाँ पर है? 368 में है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया साथियों वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताया गया है, जो कुछ संशोधन के लिए अवधारणा बहुमत, कुछ के लिए विशेष बहुमत और कुछ के लिए राज्य की सहमति भी आवश्यकता होती है। क्या 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 कहा गया? ध्यान दीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो संविधान संशोधन की जो साथियों प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में निम्नलिखित में से है? तो अनुच्छेद 368। क्या है? 368, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो जो 368 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताया गया है। कुछ संशोधन के लिए साधारण बहुमत और कुछ संशोधन के लिए साधारण बहुमत और कुछ के लिए विशेष बहुमत। ठीक है, और कुछ के लिए राज्यों की भी सहमति
की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, जल्दी से ध्यान दें साथियों यहाँ पर। ठीक है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल है वो कितना होता है? तो साथियों 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि 5 वर्ष का। ठीक है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो लोकसभा का जो समान कार्यकाल है साथियों वो 5 वर्ष का होता है। और आपातकाल की स्थिति अगर पड़ जाती है, ऐसी स्थिति पड़ जाती है जहां पर आपातकाल की स्थिति जैसी काल होता है, तो संसद द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, क्या होता है, जैसे अभी उदाहरण मान लो कि महामारी पड़ गई थी, मतलब जैसे कोरोना आ गया था, तो कोरोना में जैसी स्थिति में चुनाव तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, संसद द्वारा इसे बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन समान परिस्थितियों में 5 वर्ष के बाद लोकसभा भंग हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, इसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन समान परिस्थितियों में 5 साल बाद भंग लोकसभा, जो 5 वर्ष के बाद लोकसभा भंग हो जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, राज्यसभा का स्थायी सदन होने का क्या कारण है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, राज्यसभा का स्थायी सदन होने का क्या कारण है निम्नलिखित में से? तो साथियों यह कभी भंग नहीं होती है। क्या है, यह कभी भंग नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह कभी भंग नहीं होती है। क्या नहीं होती है, राज्यसभा का स्थायी जो सदन होता है, सदन होने का क्या कारण है, तो यह कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, तो राज्यसभा स्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती है। इसकी 1/3 सदस्यता हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, जिससे निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा। वित्त विधेयक पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है निम्नलिखित में से? तो साथियों वित्त जो विधेयक है पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो जो कहाँ प्रस्तुत किया जाता है साथियों, तो लोकसभा में। जो वित्त विधेयक है पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। एक विशेषता भी है, कहाँ पर किया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा में इसे केवल सुझाव दे सकती है। अगर बात ऐसी पर जाए तो सिर्फ सुझाव राज्यसभा में दे सकता है, लेकिन केवल सुझाव दे सकती है, लेकिन अंतिम जो निर्णय है वो लोकसभा का ही होता है। क्या होता है, तो लोकसभा का ही जो अंतिम है वो अंतिम निर्णय होता है। कहने का मतलब है, जैसे कोई भारत में नया कानून आता है तो एक ऐसा कानून है जो पूरे लागू भारत में होना है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार कहती है कि नहीं, मेरे राज्य में तो ऐसा कानून नहीं होना चाहिए सर, जी मेरे राज्य के लिए नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, जो फैसला जो होगा, अंतिम फैसला हो वो केंद्र सरकार का होगा। ठीक है, क्या होगा, केंद्र सरकार का होगा, वहीं यह समझाया गया है। तो जो केंद्र सरकार का अंतिम फैसला होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो भारत का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश है वो कौन था निम्नलिखित में से? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसे बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, 10 बार इसे पढ़ लीजिएगा। मैं इतनी बार आपसे कह रहा हूँ कि इतनी बार पढ़ लीजिए इसे, मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, हमेशा पूछा ही जाता है, रखा मिलेगा आपको एग्जाम में, मान के चलिए साथियों, रखा मिलेगा आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसमें कह रहा है भारत का जो प्रथम है न्यायाधीश है वो कौन थे निम्नलिखित में से, तो ये तो आपको ये आना ही चाहिए। ठीक है, तो कौन थे साथियों, चलिए इसे समझते हैं। तो हरिलाल जे कन्हैया थे, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे बिल्कुल याद रख लीजिए साथियों, माइंड में छाप लीजिए इसको, हरिलाल जी कन्हैया थे। ठीक है, पॉलिटी का ये प्रश्न वेरी वेरी रिपीटेड प्रश्न है, अब पूछा जाता है। तो भारत का जो प्रथम न्यायाधीश था साथियों वो कौन था, तो हरिलाल जी कन्हैया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हरिलाल जी कन्हैया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक कार्यप्रणाली को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, क्योंकि यह पहले मुख्य न्यायाधीश थे, तो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रारंभिक कार्यप्रणाली है, मतलब कैसे न्यायालय को मैनेज किया जाता है, जो सब इन्हीं की महत्वपूर्ण इनकी भूमिका रही उसमें क्षेत्र में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों,
पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक जो दर्जा है वो कब मिला? तो 1992 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। पंचायती जो राज व्यवस्था वो संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 1942 में, ठीक है। 1942 में पंचायती राज व्यवस्था को दर्जा मिला था, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1942 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे ग्रामीण शासन को मजबूत मिली। कहने का मतलब है, जैसे पंचायती राज जो व्यवस्था है संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो 1942 में मिला। इसका कहने का अर्थ ये है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, यानी कि कोई भी घटना हो जाती है तो डायरेक्ट देखो, कभी भी डायरेक्ट कोई भी अगर ग्रामीण में घटना हो जाती है डायरेक्ट पीएम से तो आप शिकायत दर्ज नहीं कर सकते कि सर मेरे यहाँ तो ऐसी व्यवस्था नहीं है, मेरे यहाँ सड़क नहीं बनी है, ठीक है। तो समझने की प्रयास कीजिएगा। तो डायरेक्ट मोदी जी से तो हम बात कर नहीं सकते हैं। तो इसी को संविधान में संशोधित किया गया है। कहा गया है कि कहीं ना कहीं शासन की भी जरूरत है। शासन मतलब प्रशासन की जरूरत है, और एक राज्य जो पंचायत में जो पंचायत के सरपंच होते हैं उनकी ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि अगर उनके संज्ञान में ये काम आएगा तो वे अपने ऊपर सीनियर को भेजेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं सीनियर को भेजेंगे, जब जाकर उसे वहाँ विकास हो पाएगा। अगर आप सोचें कि डायरेक्ट मैं मोदी जी से कह दूँ कि सर मेरे यहाँ पर सड़क नहीं बनी है, आप बनवा दीजिएगा, तो ऐसा असंभव है करना, ठीक है। बहुत ही दूर पर जाते हैं, मतलब प्रशासन जो शासन प्रक्रिया बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। कब हुआ है? 1942 में, और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे ग्रामीण शासन को मजबूत करना था, यानी कि ग्रामीण जो प्रशासन है, शासन मतलब शासन वहाँ है, जैसे सरपंच हो गए, ठीक है, तो उनको मजबूत करना था और विकास करना था ग्रामीण का, इसलिए यह संशोधन किया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों। बिल्कुल आप लोग नोटबुक ले लीजिएगा, नोट करते जाइएगा। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आपातकाल की घोषणा कौन करता है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, आपातकाल की जो घोषणा है वो कौन करता है साथियों? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी वर्तमान में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वर्तमान में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, मतलब हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है अभी? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, साथ ही परीक्षा में भी पूछ लिया जाए, ठीक है। तो जो अभी वर्तमान में हमारे प्रेसिडेंट है वो कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो साथियों, जो आपातकाल की घोषणा है वो कौन करता है साथियों निम्नलिखित में से? तो राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आपातकाल की जो घोषणा होती है साथियों वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन यह मंत्री परिषद की सलाह पर होती है। लेकिन एक विशेषता है, राष्ट्रपति जी तो करते हैं घोषणा, लेकिन मंत्री जो परिषद होती है उसकी सलाह पर होती है, ठीक है। संविधान में राष्ट्रीय राज्य और वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, याद रखें, संविधान में राष्ट्रीय राज्य और वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है साथियों? ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है निम्नलिखित में से? तो आपातकाल में अगर साथियों जो हमारे नागरिकों, जो भारत के नागरिकों के जो अधिकार है, यानी कि मूल अधिकार हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार हैं, जो उसे निलंबित कब किया जाता है, यानी कि कैसी स्थिति पड़ेगी जब हमारे भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, मतलब उसके अधिकार छीन लिए जाएंगे। तो साथियों ऐसी स्थिति कब बन सकती है? जब आपातकाल पड़े, ठीक है, कब पड़े? आपातकाल जैसी स्थिति अगर पड़ती है तो भारत के जो सभी नागरिक हैं उनकी जो मौलिक अधिकार है उसे छीन लिया जाता है। कैसे? उनकी भलाई के लिए ही छीना जाता है, ऐसा कोई गलत के लिए नहीं छीना जाता, मतलब भलाई के लिए ही, मतलब आपातकाल जैसी स्थिति में उनके मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि आपातकाल स्थिति में, ठीक है, याद रखिएगा।
बल्कि ऐसे नहीं छीने जाते जब आपातकाल जैसी स्थिति बनती है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को जो निलंबित किया जा सकता है वो कब किया जा सकता है निम्नलिखित में से? तो आपातकाल जैसी स्थिति में। ठीक है, आपातकाल यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकते हैं, हालांकि अनुच्छेद 20 में 21 में निलंबित नहीं किया जा सकता। और इसकी विशेषता भी सुनिए, तो हालांकि जो अनुच्छेद 20 है और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो अनुच्छेद 20 है और 21 से निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, याद रखिएगा, सिर्फ आपातकाल जैसी स्थिति में मौलिक अधिकार छीन लिए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के बावजूद एकता का आधार क्या है निम्नलिखित में से? तो साथियों, जो भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के बावजूद एकता का जो आधार है वो क्या है साथियों? तो एकल नागरिकता, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकल नागरिकता। तो भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था के बावजूद एकता का आधार है वो क्या साथियों? एकल नागरिकता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकल नागरिकता भारत को संघीय होते हुए भी एकीकृत बनाती है, इससे नागरिकता को राष्ट्रीय एकता भी की भावना बनी रहती है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के बावजूद एकता का आधार क्या है? तो एकल नागरिकता है। ठीक है, एकल नागरिकता का मतलब है राज्य की अलग नागरिकता नहीं है, सिर्फ भारत की नागरिकता है। इससे क्या होता है, एकल नागरिकता से भारत को संघीय होते हुए भी एकीकृत बनाती है, इससे नागरिकता में राष्ट्रीय एकता की भावना बना रही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है निम्नलिखित में से? साथियों, ये भी बहुत टॉप 10 प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। ये बार बार रिपीटेड प्रश्न हुआ है एसएससी जैसी एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में और भी एग्जाम में बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न है साथियों। आपको ये प्रश्न मिल सकता है, इसलिए समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है साथियों वे किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। ठीक है, किस में है? अनुच्छेद 61 में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 61 में है, याद रखिएगा, 61 में, अनुच्छेद 61 में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया बताता है। इसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना आवश्यक होता है। ठीक है, क्या होता है? तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है और प्रक्रिया बताता है, और इसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना आवश्यक होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है निम्नलिखित में से? तो साथियों, जो संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो समानता के अधिकार से संबंधित है निम्नलिखित में से? तो साथियों, अनुच्छेद 14 है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित कौन सा साथियों? तो अनुच्छेद 14 है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। यह मौलिक अधिकारों का भी आधार स्तंभ माना जाता है। क्या है? 14 तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। ठीक है, कानून एवं समान संरक्षण की गारंटी देता है, यह मौलिक अधिकारों का आधार स्तंभ माना जाता है, अनुच्छेद 14। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, मंत्री जो परिषद है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के। ठीक है, किसके? लोकसभा के, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा के। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं साथियों? तो लोकसभा के, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा विश्वास खो देती है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के होते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति कभी बनती है तो लोकसभा विश्वास अगर खो देती है तो मंत्रिपरिषद को
इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। भारत का संविधान किस प्रकार का है निम्नलिखित में से? तो साथियों, पहली बात विशेषता तो यह है कि हमारा भारत की संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, क्या है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, याद रखिएगा। ठीक है, तो लिखित संविधान है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे जो हमारा भारत है, महान हमारा प्यारा देश भारत, इसका जो संविधान है वो लिखित संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो लिखित संविधान है, याद रखिएगा, और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, याद रखें। तो भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, इसके सभी प्रावधान व्यवस्थित रूप से लिखित रूप में हैं। विश्व के सभी बड़े लिखित संविधान के रूप में इसे जाना जाता है। वही बात आई ना, मतलब वही बात है ना, विश्व के सबसे बड़ा संविधान की में भी इसका नाम आता है। ठीक है, भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान के रूप में है, इसे माना जाता है, जिससे शासन व्यवस्था स्पष्ट, स्थिर और संगठित बनी रहे। कहने का मतलब है कि जो हमारी भारत का जो संविधान है साथियों, वो राज्य और केंद्र सबकी जो शक्तियां हैं सब संविधान में है और स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ना कि कोई किसी का शोषण कर सके। कहने का मतलब है ना कि कोई शासन में दबाव कर सके किसी के प्रति। इसलिए संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य का क्या कार्य होता है और केंद्र सरकार का क्या कार्य होता है। ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, सीधा संविधान में खुद लिखा हुआ है कि राज्य की शक्तियाँ क्या हैं और केंद्र की शक्तियाँ क्या हैं, सब इसमें लिखा हुआ है संविधान में। इसलिए कहा गया है कि भारतीय जो संविधान है एक लिखित संविधान है, इसके सभी प्रावधान व्यवस्थित रूप से लिखित रूप में है और विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान के रूप में इसे जाना जाता है, जिससे शासन व्यवस्था स्पष्ट, स्थिर और संगठित बनी रहे। यानी कि राज्य और केंद्र सरकार तालमेल में काम कर सके, मतलब तालमेल का मतलब संग में कार्य कर सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं निम्नलिखित में से? तो साथियों, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने आदर्श शब्द हैं? तो 5 हैं। कितने हैं साथियों? 5 है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान की जो प्रस्तावना कितने आदर्श शब्द हैं साथियों? 5 हैं। ठीक है, 5 है। कितने हैं साथियों? 5 है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधु तत्व जैसे 4 आदर्श शब्द हैं। ये भारतीय प्रस्ताव न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधु तत्व जैसे 4 आदर्श शब्द हैं। ये भारतीय लोकतंत्र के मूल, सॉरी इसमें 4 ना होगा, इसमें वो सॉरी 5 ना होगा, इसे गलत, यहाँ पर 4 होगा। मैं दोबारा से सुधार कर दे रहा हूँ साथियों, कंफ्यूजन ना हो। जो संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? तो 4 हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें गलत है क्या? इसमें चलिए 4 ही मानते हैं अभी, बल्कि हाँ 4 ही है इसका। संविधान की जो प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? तो 4 हैं। ठीक है, क्या क्या है? तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधु तत्व जैसे 4 आदर्श शब्द हैं जो भारतीय लोकतंत्र के मूल रूप हैं और संविधान की आत्मा माने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है साथियों वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में है। ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा और दंड परिवर्तन और दंड निलंबन की शक्ति प्राप्त है। यह शक्ति न्याय, त्रुटियों को सुधारने और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए दी गई हैं। क्या है? ध्यान दें, तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 72 में है। और अनुच्छेद 72 के तहत अगर राष्ट्रपति को क्षमा, दंड परिवर्तन, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि ये व्यक्ति ने भला ये दंड किया है लेकिन इसको परिवर्तन कर दे, जैसे किसी को मृत्यु दंड की सजा दी गई है, लेकिन राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं लगता है कि व्यक्ति है, सुधार की जरूरत है, ऐसी अगर स्थिति बनती है तो राष्ट्रपति के अगर मन में आता है इसे मृत्यु दंड की जगह
उम्र कैद की सजा कर दें तो हाँ ऐसा किया जा सकता है। तो इसी की बात यहाँ हो रही है कि राष्ट्रपति को क्षमा, दंड और परिवर्तन और दंड निलंबन की शक्ति प्राप्त है, जहाँ शक्ति न्यायिक दृष्टियों को सुधारने और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों, भारत में जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो कौन करता है साथियों, तो संसद के दोनों सदन, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संसद के दोनों सदन। भारत में जो उपराष्ट्रपति निर्वाचन है वो कौन करता है, तो भारत के दोनों सदन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ध्यान दें साथियों, जो भारत के जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, तो निर्वाचन में कौन कराता है, तो संसद के दोनों सदन को चलिए समझिए। तो संसद के दोनों सदन कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा। विधानसभा नहीं लेती है भाग। ठीक है, क्या है, राष्ट्रपति में विधानसभा लेती है, लेकिन उपराष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा भाग लेती है, विधानसभा भाग नहीं लेती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन कराता है साथियों, तो राष्ट्रपति कराते हैं। राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल क्या है, हर राज्य में आपने देखा होगा एक राज्यपाल होते हैं। उनका कार्य क्या होता है, राज्य की संवैधानिक सुरक्षा, संवैधानिक कानून, राज्य में जो कानून बनते हैं उसे संवैधानिक रूप से सही है या नहीं है, उसका जो कार्यभार होता है वो राज्यपाल का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यही पूछा गया है, राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, मैंने राज्यपाल के कार्य बताए थे कि उसका कार्य क्या होता है, यानी कि राज्य में कानूनी व्यवस्था, जो संवैधानिक कानून सही है कि नहीं है, मतलब सही चल रहा है कि नहीं राज्य में, तो देख रेख जो होता है वो राज्यपाल का होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। तो राज्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह राज्य में केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रतिनिधि होता है। वही बात आई ना, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रतिनिधि होता है और इसका कार्यकाल समान 5 वर्ष का होता है। तो याद रखें साथियों, तो जो राज्यपाल की नियुक्ति कराते हैं वो राष्ट्रपति कराते हैं। अगर बात की जाए राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 5 वर्ष का होता है राज्यपाल का कार्यकाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। और हाँ दोस्तों, जो राज्यपाल होते हैं वो यूनिवर्सिटी के भी वो होते हैं, मतलब कोई भी घोटाला जैसे हो, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी में कोई गलत ऐसा हो रहा है जहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो वहाँ राज्यपाल इससे, जो वहाँ के मतलब जो यूनिवर्सिटी में वो कोई ऐसा हो रहा है तो वहाँ सुधार भी राज्यपाल कर सकते हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में राज्यपाल ही प्रथम में होता है पद। ठीक है, यूनिवर्सिटी का भी, यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई मतलब कोई ऐसी घटना ऐसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ राज्यपाल वहाँ सुधार करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है निम्नलिखित में से। साथियों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति है, आयु है, वो कितनी वर्ष है, तो 62 वर्ष है। 62-65 इसमें डाउट हो रहा है। ठीक है, तो 62 वर्ष है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 वर्ष कितनी है, 62 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है कितनी है, तो 62 वर्ष है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति होते हैं, और जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दें। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, यानी कि जो राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है उच्च न्यायालय, राज्य का कौन सा उच्च न्यायालय होता है, तो उच्च न्यायालय होता है। ठीक है, राज्य का, वहाँ के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति होती है, सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट, तो 62 वर्ष होता है, याद रखिएगा। लेकिन हाँ, मैंने कहा था ना यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, 65 है कि 62, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो राज्य के
न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय की, उनकी जो सेवानिवृत्ति है वो 62 वर्ष है। कितनी है? 62 वर्ष, याद रखिएगा साथियों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसके जो न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति होती है वो 65 वर्ष की होती है, ठीक है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, याद रखिएगा, जो उच्च न्यायालय है उस सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो वहाँ की 65 वर्ष ही आयु होती है सेवानिवृत्ति की, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, लोकसभा का जो अध्यक्ष का चुनाव है वो कौन कराता है साथियों? तो लोकसभा सदस्य कराता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो कौन कराता है साथियों? तो लोकसभा सदस्य कराता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने बीच से कराते हैं, वह सदन की कार्यवाही का संचालन करता है और उसकी निष्पक्षता बनाए रखता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो कौन कराता है साथियों? तो लोकसभा सदस्य कराता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने बीच से कराते हैं, वह सदन की कार्यवाही का एक संचालन करता है और उसकी निष्पक्षता बनाए रखता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है साथियों, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है निम्नलिखित में से? तो संविधान की 8वीं सूची किससे संबंधित है साथियों? तो भाषाओं से है, ठीक है। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है साथियों? तो भाषाओं से है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 8वीं जो अनुसूची है भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है, इसका उद्देश्य भाषाई विविधता को संरक्षण और मान्यता देता है। कहने का मतलब है कि हमारे भारत देश में देखो अलग अलग राज्य हैं, आपको पता ही होगा, हर राज्य में अपनी अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक प्राथमिकता है, ठीक है। तो कहीं देखो हिंदी बोली जाती है, कहीं अपनी भाषा बोली जाती है, कहीं मतलब अपनी अपनी भाषाएं हैं, ठीक है। जैसे कि छत्तीसगढ़ी है, मध्य प्रदेश की अपनी भाषा है, बुंदेलखंड की अलग भाषा है। तो वहीं इसमें बताया गया है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है किससे संबंधित है? तो भाषाओं से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हर अपने राज्य को अपनी संस्कृति अपनाने की अधिकार है, यानी कि हर अपने राज्य को अपनी संस्कृति अपनाने का एक अधिकार है, ना किसी को रोक नहीं है कि आप ये भाषा नहीं बोल सकते, सबको अपनी अपनी भाषा बोलने का अधिकार है। ये इसी बात से ही संबंधित है ये, ठीक है। 8वीं जो अनुसूची है संविधान की भाषाओं से है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों में होती है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, वित्त जो आयोग है, आयोग की जो नियुक्ति है कितने वर्षों में होती है साथियों? तो 5 वर्षों में होती है। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में, ठीक है, याद रखिएगा, 5 वर्षों में होती है, ठीक है, याद रखिएगा, 5 वर्षों में होती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति है कितने वर्षों में होती है? तो 5 वर्ष में होती है, ठीक है, 5 वर्ष में होती है और राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान दे साथियों, जो वित्त आयोग की जो नियुक्ति है वो कितने वर्ष के लिए होती है? वो 5 वर्ष के लिए होती है। और कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि वित्त आयोग को नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यह केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है। क्या कार्य इसका होता है? केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के जो वितरण की जो सिफारिश है वो कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है निम्नलिखित में से? तो साथियों, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाग है जो भाग 2 है, ठीक है, याद रखिए, यहाँ मैंने 2 लिख दिया, भाग 2 है, ठीक है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करता है। इसमें संविधान लागू होने के समय नागरिकता के नियम बताए गए हैं, ठीक है।
इसमें जी बताया गया है कि भारत नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वारण करता है। इसमें संविधान लागू होने के समय नागरिकता के नियम बताए गए हैं, नागरिकता के नियम बताए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा, निम्नलिखित में से। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत में जो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल है वो कब लगा, निम्नलिखित में से। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो भारत में पहली बार 1962 में चीन भारत युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। यह बाहरी आक्रमण के कारण लगाया गया आपातकाल था। क्या था, बाहरी आक्रमण के कारण यह आपातकाल लगाया गया था। और कब लगाया गया था, सन भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा 1962 में। ठीक है, 1962 में लगाया गया था। और किसके युद्ध में, तो चीन और भारत के युद्ध में। ठीक है, और जो आपातकाल है वो कौन लगा सकता है, मैंने अभी पिछली प्रश्न में बताया भी है, तो राष्ट्रपति लगा सकते हैं भारत की। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत में पहली बार 1962 में चीन भारत युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। यह बाहरी आक्रमण के कारण लगाया गया आपातकाल था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। योजना आयोग की जगह किस संस्थान ने ली, निम्नलिखित में से। योजना जो आयोग है उसकी जगह किस संस्था ने ली। तो साथियों किस संस्था ने ली, निम्नलिखित में से। तो साथियों नीति आयोग ने। किसने, नीति आयोग ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2015 में, कब, 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की गई। कब की गई, हाँ ये प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है साथियों, पूछा जाए कि नीति आयोग को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग कब स्थापना की गई। तो कब की गई, 2015 में की गई। आपका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, आपको यहाँ प्रश्न बताना है, पूछा जा सकता है। तो 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य शहरी संघवाद को बढ़ावा देना और राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक है, क्या है, जो योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की गई। किसकी की गई, नीति मतलब नियम, आयोग, ठीक है, की स्थापना की गई। इसका जो उद्देश्य है वो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन अध्यक्ष होता है, निम्नलिखित में से। तो साथियों भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो किस सदन का पदेन अध्यक्ष होता है साथियों, तो राज्यसभा का होता है। राज्यसभा का सदन पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन अध्यक्ष होता है, तो राज्यसभा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। वह सदन की कार्यवाही का संचालन करता है, लेकिन मतदान केवल टाई की स्थिति में कराता है। ठीक है, मतदान केवल टाई की स्थिति में कराता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, निम्नलिखित में से। तो साथियों संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया था साथियों, 1976 में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1976 में कब जोड़ा गया, 1976 में। 1976 में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो 42वें संशोधन, किस संशोधन में जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष, तो 42वें संशोधन में। अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गए। इससे भारत की वैचारिक पहचान स्पष्ट हुई। इससे क्या हुआ, भारत की जो वैचारिक पहचान है वो स्पष्ट हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा।
ग्राम सभा किससे मिलकर बनती है निम्नलिखित में से? साथियों ग्राम जो सभा है वो किससे मिलकर बनती है? ग्राम के सभी मतदाता से। जो ग्राम सभा है वो किससे मिलकर बनती है? तो ग्राम के सभी मतदाता से, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्राम के सभी मतदाता से। तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता से मिलकर बनती है। यह ग्रामीण लोकतंत्र की आधारशिला मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ग्रामीण की लोकतंत्र की आधारशिला मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं निम्नलिखित में से? तो साथियों भारतीय जो संविधान है उसमें कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 हैं, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि सॉरी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं साथियों? तो 12 है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी जिन्हें समय समय पर संशोधन द्वारा बढ़ाया गया। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी जिन्हें समय समय पर संशोधन द्वारा बढ़ाया गया, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है निम्नलिखित में से? राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है निम्नलिखित में से? तो कितना होता है साथियों? 6 वर्ष का, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष का। तो विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा साथियों। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन कराता है निम्नलिखित में से? तो साथियों भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन कराता है साथियों? तो राष्ट्रपति। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन कराता है? तो राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। कहने का मतलब है कि जो पीएम सीएम और जो निर्वाचन आयोग का जो मुख्य आयुक्त है उसकी नियुक्ति है जो वो राष्ट्रपति जी करवाती हैं। उनका जो कार्य होता है वो निष्पक्ष है, यानी कि स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदार होता है, उसका एक कार्य होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है निम्नलिखित में से? तो साथियों संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता से संबंधित है निम्नलिखित में से? तो साथियों अनुच्छेद 21 है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 है। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 है, और यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। न्यायपालिका ने इसकी व्याख्या को व्यापक बनाते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और गरिमापूर्ण जीवन को शामिल किया है। ठीक है, न्यायपालिका ने इसकी व्याख्या को व्यापक बनाते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और गरिमा जीवन को शामिल किया है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संसद के संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त सत्र का आयोजन दोनों सदनों के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची किस अनुच्छेद में है निम्नलिखित में से? कह रहा है भारतीय संविधान में संघ सूची और राज्य सूची और समावर्ती सूची किस अनुच्छेद में निम्नलिखित में से है? तो 7वीं सूची में है। कौन में है? 7वीं सूची में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7वीं सूची में है। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समावर्ती सूची का वितरण है। इससे केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा।
तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जाता है निम्नलिखित में से? राष्ट्रपति शासन है जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जाता है? तो 356, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 356, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो 356 के अंतर्गत लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। कब हो जाता है? संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब यह प्रावधान लागू किया जाता है। किस में किया जाता है? राज्य में, ठीक है, राज्य में शासन, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है निम्नलिखित में से? साथियों, सर्वोच्च जो न्यायालय है उसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो संविधान की व्याख्या है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, संविधान की व्याख्या है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है साथियों निम्नलिखित में से? तो संविधान की व्याख्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य संविधान की व्याख्या करना है, न्याय प्रदान करना है, यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है, क्या करता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में एकीकृत न्यायपालिका का क्या अर्थ है निम्नलिखित में से? तो साथियों, भारत में एकीकृत न्यायपालिका का क्या अर्थ है? तो पूरे देश के लिए एक न्याय व्यवस्था, ठीक है, पूरे देश के लिए एक न्याय व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। पूरे देश के लिए एक न्याय व्यवस्था, यानी कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ है पूरे देश में एक न्याय व्यवस्था, यानी कि चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, उसे एक समान न्यायिक व्यवस्था में लाया जाएगा, ठीक है, यानी कि एक समान उसे देश के कानून लागू होंगे, ठीक है। एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ है पूरे देश में एक ही न्याय प्रणाली लागू होती है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर होता है। सॉरी, इसमें कहा गया है भारत में एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ क्या है? एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ पूछ रहा है, तो होगा इसमें पूरे देश की एक न्याय व्यवस्था है, पूरे देश के लिए एक न्याय व्यवस्था है, ठीक है। तो एकीकृत न्यायपालिका का जो अर्थ है वो पूरे देश में एक ही न्याय प्रणाली लागू होती है। कहने का मतलब ये है कि एक ही न्याय प्रणाली लागू होगी, ये होगा इसका सही, ठीक है। एक ही न्याय प्रणाली लागू होती है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर होता है। कहने का मतलब है कि कई ऐसे बड़े फैसले हो जाते हैं जो कौन फैसला करता है? तो देश का सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। उच्च न्यायालय अलग है, वो राज्य का सर्वोच्च होता है, राज्य का सर्वोच्च होता है, लेकिन जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय वो है सुप्रीम कोर्ट है, उसका ही अंतिम निर्णय होता है देश की कानूनी न्याय में, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान दें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित हैं निम्नलिखित में से, या लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं या प्रेरित हैं? तो ऑप्शन बी आइलैंड, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइलैंड से, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व आइलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये राज्य को कल्याणकारी नीति बनाने का मार्गदर्शन देते हैं, यानी कि राज्य के विकास के लिए अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या हमारा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे निम्नलिखित में से? साथियों, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं वो कौन थे साथियों? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष है जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उन्होंने भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है, यानी कि लिखा जाता है, ठीक है, संविधान के जनक भी कह सकते हैं। इन्होंने भारतीय संविधान का लेखन किया है, लिखा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ऑप्शन डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, भारत में संघीय व्यवस्था होने के बावजूद केंद्र मजबूत क्यों है निम्नलिखित में से? इसमें कह रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था होने के बावजूद भी केंद्र मजबूत क्यों है निम्नलिखित में से? तो साथियों, भारत में जो संघीय व्यवस्था होने के बावजूद जो केंद्र सरकार वो मजबूत है, क्यों है? तो आपातकालीन शक्तियों के कारण, यानी कि ऑप्शन बी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संघीय व्यवस्था होने के बावजूद भी जो केंद्र मजबूत है वो क्यों है? तो आपातकालीन शक्तियों के कारण। ठीक है, आपातकालीन शक्तियों के कारण केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली हो जाती है। इसे भारत को अर्धसंघीय राज्य भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भारत का अर्धसंघीय राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं मैं करना चाहता। तो संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है निम्नलिखित में से? तो साथियों जो संसद के हैं, संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। यह राज्य के हितों या प्रतिनिधित्व करती है और एक स्थायी सदन है। राज्यों के हितों के लिए यह कार्य करती है, विकास के लिए कार्य करती है और प्रतिनिधित्व करती है। एक स्थायी सदन होता है। क्या होता है? एक स्थायी सदन होता है, इसलिए इसे सर्वोच्च सदन, उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, उच्च सदन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या महत्व है निम्नलिखित में से? तो साथियों भारतीय जो संविधान है, संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या महत्व है? भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है साथियों? मौलिक अधिकारों की रक्षा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या महत्व है साथियों? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और शासन के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। ठीक है, न्यायिक मौलिक इस अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और शासन के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है, हमारा लास्ट प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र की आत्मा किसे कहा जाता है निम्नलिखित में से? तो साथियों भारतीय जो लोकतंत्र की आत्मा है किसे कहा जाता है? तो चुनाव को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र की आत्मा किसे कहा जाता है? तो चुनाव को कहा जाता है। ठीक है, चुनाव को भारतीय लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधित्व को चयन करती है और शासन में भागीदारी सुनिश्चित कराती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे एसएससी जीडी 2026 की पॉलिटी यानी कि राजनीति के मोस्ट टॉप 50 एमसीक्यू जो आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों 50 लेकर मैं और आने वाला हूं अगली वीडियो में। जब तक कि हमारे यूट्यूब चैनल को जुड़े रहिएगा। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। वॉच करने पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।